पिताजी आए हुए थे गया में, तो हम बोलते बोलते नहीं हैं। ना ना ना, आप बोलिए। हमें देखिए, हमको मत बोलने दीजिए, हम भीड़ लगाने के लिए आए हैं। मूड़ी गिन लीजिए, हम मेरे मुंह से आग ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलेगा। ना 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 बोलिए, हमें देखिए मना कर रहे हैं। तो जिसके फेवर में बोलना था उसके अगेंस्ट में बोल दी, और जो अगेंस्ट में बोले वो उसको फायदा दे दे गया। थोड़ा खुल करके बोल देते हैं। इलेक्शन था ये, आपको बाई इलेक्शंस बेला में, इस सब में हम पढ़ते नहीं हैं, तो जबरदस्ती है कि इमरान प्रताप गढ़ी हैं तो वो थोड़ा हुरते रहते हैं हमको। तो गया में आए हुए थे, तो ना ना चलिए चलिए आप भी चलिए। तो एक बाड़ा एक जगह है चाकंद के पास, वहीं जो है वो गए भाई। तो बहुत बड़ा शायर है, बहुत बड़ा आदमी है, उसके नामे से भीड़ जुट जाता है। लेकिन हुआ ये कि उसके नाम पे भी भीड़ नहीं आई। इतना बुकराद आदमी कि दिल्ली से महाराष्ट्र से आया था। अगर भीड़ नहीं रहेगी तो वहाँ उतना दूर से आके भी भाग जाएगा वो। अब पहले वीडियो मंगाता है कि जहाँ पर मंच है वीडियो बना करके भेजो कितना आदमी है, और देखा कि आदमी नहीं है तो लाइन होटल में रुक करके चाय पी रहा है, लेकिन ना गया वहाँ। तो बोले कि तुम जाओ ना। हम बोले हम क्या करेंगे जाके। अरे जाओ ना, कुछ बोलो ना, तो देखते हैं आता है कि नहीं। तो बोले हमको मत भेजिए, हम जिस आदमी के लिए भेज रहे हैं आप, उस आदमी के हम डेड अगेंस्ट हैं, उसके सपोर्ट में हम बोल ही नहीं सकते। तो मैं कि ठीक है जाओ अगेंस्ट में बोलो। वो हम खेल दिया गेम हमारे साथ। और जो सुरेंद्र यादव के खिलाफ हम बोलना शुरू किया, वहाँ जितनी पब्लिक थी घर में बैठी हुई वो सब बाहर चली गई। तब जब बाहर आई तब हमको एहसास हुआ कि तो गेम खेल दिया इमरान प्रतापगढ़। फिर आकर के मुस्कुरा रहा, जब जाने लगे यहाँ से तो बोले कि अब समझ में आया पॉलिटिक्स किसको बोलते हैं। हम बोले आपके चक्कर में हम नहीं आएंगे, ये फर्स्ट एंड लास्ट था, ये तो आप हमको बदनाम कर दीजिएगा। हम टीचर आदमी हैं, हम किसी एक पक्ष में कोई बात करेंगे तो हमको शोभा नहीं देता है। तो कि आप अगेंस्ट में ना बोले। तो बोले हाँ चलिए ठीक है, चलिए ठीक है अब स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज के क्लास में मॉडर्न इंडिया का एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं, और वो विषय है एंग्लो बंगाल रिलेशंस। एंग्लो बंगाल रिलेशंस को पढ़ाने से पहले आपके एक भ्रम को दूर करना चाहते हैं, एक गलत थॉट को हटाना चाहते हैं। वो ये कि आमतौर पे ये माना जाता है, ये लोग मानते हैं कि भारत में अंग्रेजों का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस शुरू हुआ, या कह लीजिए कि भारत में अपने एम्पायर को एस्टैब्लिश करने की जो शुरुआत अंग्रेजों ने की, वो कहाँ से की? बंगाल से। ये धारणा गलत है। बंगाल से अगर माना जाए तो 1757 में प्लासी के युद्ध से आप मान सकते हैं थोड़ा बहुत, और पूरा पूरा अगर आप मानेंगे कि बंगाल के सत्ता पे उसका अधिकार हुआ, तो बक्सर के युद्ध के बाद आपको मानना पड़ेगा, या इलाहाबाद की जब संधि हुई उसके बाद मानना पड़ेगा। उसके बहुत पहले 1761 ईस्वी तक आते आते 45-46 से एंग्लो फ्रांसीसी वार जो है वो कर्नाटक में लड़ा गया। 3 एंग्लो फ्रेंच वार है, जिसको अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो वो 45 से शुरू होता है और 61 तक खत्म होता है, और उसके बाद वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व, इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश्ड हो जाता है, और वही एस्टैब्लिश करता है जो बंगाल में करता है। और वो व्यक्ति कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, सॉरी। तो रॉबर्ट क्लाइव एक क्लर्क के रूप में वहां अपना उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी तय कर रहा था कर्नाटक में, और एज ए क्लर्क वहां उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अथॉरिटी को एस्टैब्लिश कर दिया। और फिर जब यहां की बारी आई बंगाल की, तो वही रॉबर्ट क्लाइव आकर के प्लासी का वार जीतता है।
इस तरीके से टेक्निकली देखिए तो हिस्ट्रिकल इवेंट्स जो घटा है, जो हिस्ट्रिकल इवेंट्स की क्रोनोलॉजी है, वो ये प्रूफ कर रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता सबसे पहले कर्नाटक में इस्टेब्लिश्ड हुई, उसके बाद बंगाल में। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जब ऐसा था तो आम धारणा ये क्यों बन गई कि सबसे पहले बंगाल से उसका प्रसार होता है? ये भी एक अपने आप में वास्तविकता है। ये भी हम कहते हैं तो गलत नहीं कहते हैं। तो इसका जवाब है कि कर्नाटक में जिस भूभाग पर उसने कब्जा किया था उसकी तुलना में बंगाल का जो भूभाग था वो हर दृष्टिकोण से, हर लिहाज से, हर एंगल से ज्यादा प्रोस्पेरस था, ज्यादा समृद्ध था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लैंड भी बंगाल का उसकी तुलना में ज्यादा था, पॉपुलेशंस भी ज्यादा थी, जो लैंड की फर्टिलिटी थी वो इतनी थी कि एक ही क्रॉप्स ईयर में 3 फसलें होती थी। इसके अलावा लोकल आधार पे बहुत सारी चीजें ऐसी थी मैन्युफैक्चरिंग में कि जिसका डिमांड वर्ल्ड वाइड था। जैसे ढाका का मलमल ही को एग्जांपल ले लीजिए। यही नहीं, जिस समय 18 सेंचुरीज की हम लोग बात पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो हुगली जो वहां का बंदरगाह था उसका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस था। मतलब हुगली से इंटरनेशनल लेवल पे मालों का आदान प्रदान होता था। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार किसी की भी हो उस समय में ज्यादा रेवेन्यू बंगाल से ही आता था। और जब ब्रिटेन ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां कब्जा किया तो उसका फल ये मिला कि उसी के बुनियाद पे उसने ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस किया। उसी के बुनियाद पे वहीं से कमाए गए पैसे से भारत में और एक्सपेंशंस किया। यही के कमाए गए पैसे से एडमिनिस्ट्रेशंस का पूरा ढांचा उसने बनाया। ब्रिटेन से कोई धन नहीं लाया। तो बंगाल इतना प्रोस्परस था उसके लिए। यही इसी वजह से प्रैक्टिकली देखिए तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता एस्टैब्लिश्ड होती है, स्थापित होती है, उसमें पाइवेटल रोल, महती भूमिका बंगाल अदा करता है। अगर बंगाल पर कब्जा नहीं होता, सिर्फ कर्नाटक पर रहता, तो इस ढंग से ग्रेजुअली जो डेवलपमेंट हुआ है, एक्सपेंशन हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो नहीं हो पाता। इसी वजह से व्यवहारिक धरातल के आधार पर, प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे हम लोग ये मान लेते हैं कि ब्रिटिश सत्ता का आरंभ सबसे पहले बंगाल में हुआ। लेकिन ऐतिहासिक रूप से घटनाओं के क्रोनोलॉजी के आधार पर ऑब्जेक्टिवली अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो कभी भी ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है? तो इसमें एक बहुत बड़ी शंका थी जो मैंने आपको दूर किया। अब ये टॉपिक बहुत बड़ा है, हम शुरुआत करते हैं बंगाल के नवाब से। बंगाल के नवाब से कहने का अर्थ ये है कि आखिर बंगाल में नवाबी आई कैसे? ये तो मुगल का एक सूबा था, एक प्रांत था, और औरंगजेब के समय में पूरी तरीके से जो है उसके नियंत्रण में था। तो फिर यहाँ अलीवर्दी खां कैसे आ जाते हैं, सिराजुद्दौला कैसे आ जाते हैं, मीर कासिम कैसे आते हैं, मिर्जाफर कैसे आते हैं, ये इतिहास का विषय है। और जब तक इसको हम लोग नहीं समझेंगे, जानेंगे बंगाल के नवाब को, तब तक उसका अंग्रेजों से संबंध होता है, जो युद्ध होता है, वो हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं बंगाल के नवाब से। बंगाल के नवाब को पढ़ने से पूर्व ये जरूरी है कि 18 सेंचुरीज का जो 18वीं सदी है, इस 18वीं सदी में बंगाल का स्थिति क्या था। तो बारी बारी से हम इसका बंगाल की स्थिति को अगर देखा जाए तो कुछ बिंदुओं को अगर आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बंगाल कितना प्रोस्पेरस था। सबसे बड़ी बात है कि इसके अधीन जो इसका भौगोलिक क्षेत्र था, उसके अंतर्गत बांग्लादेश, उसके बाद वर्तमान का पश्चिम बंगाल,
उसके बाद बिहार, उसके बाद उड़ीसा और बनारस खंड। इतना बड़े भूभाग में बंगाल फैला हुआ था। आज सिर्फ पश्चिम बंगाल को बंगाल बोलते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा कि जब इतने बड़े विस्तार में था तो बांग्लादेश के उस तरफ जो अभी के राज्य हैं, जैसे त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम, इसकी क्या स्थिति थी? इस पर आपका क्या विचार है? ये किसके अधीन था? तो इसके बारे में दो दृष्टिकोण आपको अपने पास रखना होगा। एक तो ये मध्यकाल में किसी के भारतीय शक्ति के अधीन नहीं रहा, यहां ट्राइबल पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर्स था और इतना ज्यादा जंगल, घने जंगल थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की स्थिति थी कि काफी यहां हिंटरलैंड या दुर्गम स्थल था। यहाँ आज भी इन क्षेत्रों के कुछ स्थल ऐसे हैं जहां आप नहीं पहुंच सकते, जबकि रोडवेज का बहुत अच्छा जाल बिछाया जा चुका है। लेकिन उस समय जिसमें रोडवेज का कोई जाल ही नहीं था, न ही स्थान स्थान पे ब्रिज बने हुए थे, तो आप ऐसे भूभाग पर कंट्रोल करने का सपना नहीं देख सकते थे। जो बड़े मुगल थे, जिसमें सबसे बड़ा औरंगजेब माना जाता है, इसकी उत्तर पूरब नीति अगर पढ़िए आप, तो इसने शाइस्ता खां को भेजा, मीर जुमला को भेजा, किसी को सफलता नहीं मिली। मीर जुमला तो इसी अभियान में मारा गया, उत्तर पूर्वी अभियान में। कभी कभी किसी शासक ने कुछ क्षेत्रों को कंट्रोल में किया। तो ऐसी परिस्थिति में एक तरीके से इसके लिए आप एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, दीज आर नॉन गवर्न एरिया। ये गैर शासित प्रदेश थे। बात समझ में आई? अब जैसे उदाहरण के लिए अभी डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है और बहुत सारे साधन है, बहुत कुछ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक आपका कब्जा है, लेकिन अंडमान द्वीप समूह में भी एक छोटा सा द्वीप है सेंटिलीन। आप नाम सुने होंगे, बराबर समाचार पत्रों में वो रहता है। अच्छा, सेंटिलीन ही बोल दिया, ठीक है, खुश हो गया। तो उसमें कोई फौज नहीं जा सकती है, कोई पुलिस नहीं जा सकती है, कोई एसपी नहीं वहां जा सकता है, कोई डीएम नहीं जा सकता है। क्यों साहब? है तो भारतीय भूभाग में। वहां जो लोग रहते हैं वो किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल 2-3 साल पहले की घटना है, 2 इटालियन रिसर्चर गया, उसका मर्डर हो गया। जाना तो मना है, लेकिन पता नहीं कैसे चला गया, तो वो मारा गया। तो जनजातीय क्षेत्र कुछ इस तरह के होते हैं। हम आज के कंटेक्स्ट में एग्जांपल देके ये साबित करने की 18 सेंचुरीज में क्या हाल होगा, इसी का कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे क्षेत्रों को हम लोग गैर शासित प्रदेश, नॉन गवर्न एरिया के रूप में चिन्हित कर सकते हैं। लेकिन इस पर दूसरी विदेशी शक्ति का कब्जा भी नहीं था। यह भी अपने आप में एक वास्तविकता है। तो आप कह सकते हैं कि यह बंगाल का नॉन गवर्न क्षेत्र था तो बंगाल के अधीन, लेकिन बंगाल का प्रशासन यहां नहीं चलता था। कितनी खूबसूरत बात, इस मसले को हमने खूबसूरती के साथ आपके सामने रखा। ठीक है, तो इसी खूबसूरती के साथ बातों को पढ़ते रहिए और समझते रहिए। तो ये आपने समझा। दूसरा कि जनसंख्या
जो पॉपुलेशन था वो अन्य प्रांतों से अधिक था। अन्य प्रांत इसके तुलना में भूभाग था ही नहीं, तो इसके पास भूभाग था तो जनसंख्या भी थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए कि ज्यादा भूभाग होने से जनसंख्या ज्यादा हो ये जरूरी नहीं है। जनसंख्या अधिक होने के लिए आवश्यक है कि वो भूभाग फर्टाइल हो। तो यहां जो जनसंख्या का घनत्व अधिक था, आज भी है। आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, भारत का सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन है? क्या पढ़ते हैं बोलिए ना? पश्चिम बंगाल पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जन घनत्व क्यों है? इसलिए कि यहाँ का लैंड फर्टाइल है। तो इसका डायरेक्ट लिंक है कि उर्वर प्रदेश है, फर्टाइल लैंड है, यानी कृषि यहाँ की बहुत अच्छी है। और सब जगहों में से हम ही लोग के यहाँ है, बहुत अच्छी भूमि है हमारे बिहार में। तो साल में 2 फसल हो जाए तो बहुत अच्छी मानी जाती है, वरना 50% से ऊपर लैंड ऐसा है हमारे बिहार में जहां साल में एक ही फसल होती है। अगर गेहूं बो दिया तो चावल नहीं बोएगा, और चावल बो दिया तो गेहूं नहीं बोएगा। लेकिन जिस क्षेत्र की हम बात बोल रहे हैं, यानी आज के पश्चिम बंगाल की, तो वहां आज भी 3 फसलें एक साल में होती हैं और तीनों चावल की होती हैं। औस, अमन, बोरो, जो विभिन्न ऋतुओं की चावल की फसलें हैं, वो भारत में 2 ही जगह पर सफल है, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा तमिलनाडु। और बाकी भारत के जितने राज्य हैं वहां चावल की एक ही फसल होती है। तो आप सोच लीजिए, एक तो भूभाग ज्यादा है, ऊपर से चावल की 3 फसलें हो रही हैं एक ही साल में। अन्य प्रांत जो है वो चावल की एक ही फसल उगा रहा है। इसका मतलब जितना बड़ा इलाका है उसका 3 गुना स्टेट का प्रोडक्शन ये अकेले कर रहा है। तो उसी से इसकी प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि का आप अंदाजा लगा सकते हैं। यही नहीं साहब, यहां जो विनिर्माण क्षेत्र था, मैन्युफैक्चरिंग, इंग्लिश अपना लिखते रहिएगा, ठीक है? इसको लिखना होगा। विनिर्माण का क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग। वो काफी उन्नत था। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स कौन था? तो ढाका का मलमल। वर्ल्ड वाइड इसका कोई तुलना ही नहीं था। यह बनारस का रेशम, कपड़े में बोल रहे हैं। आज तो भागलपुर की वो स्थिति नहीं रही, लेकिन भागलपुर का रेशम भी उस दौर में जो था वो वैश्विक महत्व का रहता था। तो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी इसका वैश्विक स्तर था, इसके यानी उद्योग के क्षेत्र में। और विदेशी व्यापार इस समय में यहाँ बहुत ज्यादा होता था। तो इस तरीके से आप देखें, और विदेशी व्यापार का जो केंद्र था वो कौन था? तो हुगली बंदरगाह था। हुगली कलकत्ता में नहीं, इतना बात याद रखिए। हुगली वहां से कुछ दूरी पर है। आज भी हुगली बंदरगाह प्रचलन में है, चलता है, वहां जहाजें लगती हैं, वहां से जाता है। पेट्रोकेमिकल्स जितना सप्लाई होता है, आता है, आयात निर्यात, वो हुगली बंदरगाह से होता है। तो ये था बंगाल का प्रॉस्पेरिटी का सबूत। आप कभी भी बंगाल का नवाब लिखिए तो आपको पहला पैराग्राफ यही बात लिखनी होगी। अब बात समझ में आई? अब हम आते हैं कि बंगाल में नवाबी कैसे शुरू हुई। यहां पर नवाबी का अर्थ समझ रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि बंगाल में नवाबी कैसे शुरू, तब क्या समझे? ठीक है, चलिए, कुछ हद तक सही जवाब है। हम ये कहना चाहते हैं कि बंगाल तो मुगल साम्राज्य का सूबा था, और सूबा होने की हैसियत से वहां सूबेदार रहेगा, जिसको आप आज का गवर्नर बोलते हैं। उस समय उस गवर्नर को क्या बोलते थे? सूबेदार। इतना बात क्लियर हुआ? ये सूबेदारी से बंगाल नवाबी में कैसे कन्वर्ट हुआ? और एक खूबसूरत सेंटेंस दे रहे हैं आपको। सूबेदारी प्रतीक था, सिंबल था इस बात का कि मुगल की सत्ता वहां है।
और नवाबी प्रतीक था, सिंबल था इस बात का कि वहां से मुगल की सत्ता समाप्त हो गई और स्वतंत्र हो गया। तो ये यही बात बोल रही थी, लेकिन सेंटेंस मेकिंग नहीं कर पाए, इसलिए आप नहीं समझ पाए। तो हम इसी को उजागर करना चाहते हैं कि सूबेदारी से नवाबी में जो चेंज हुआ, यानी अधीनता से स्वतंत्रता की तरफ जो बंगाल गया, वो एक दिन में नहीं गया। एक दिन में उसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं कर लिया। कोई एक निश्चित तिथि इसकी स्वतंत्रता की आप नहीं बोल सकते। और स्टेट में हो सकता है, जैसे हम लोगों ने लेटर मुगल पीरियड में पढ़ा कि निजामुल मुल्क चिनकिल्च खान ने 1724 में एक ईस्वी आता है, एक ईयर आता है कि उसमें बजाते तौर पे शकूरखेड़ा के युद्ध को पराजित करने, शकूरखेड़ा के युद्ध को जीतने के बाद डिक्लेयर कर देता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हमको दिल्ली से कोई मतलब नहीं है। और उसके इस बात को उस समय का मोहम्मद शाह सनद भी दे देता है, सर्टिफिकेट भी दे देता है। कैसे? आसफ जा की उपाधि देकर के। लेकिन जो चीजें हैदराबाद के निजाम के शासन की हुई कि एक वर्ष के अंदर इस्टेब्लिश्ड हो गया, वैसा बंगाल में दिखाई नहीं पड़ता है। तो यही वजह है कि नवाबियत को पढ़ना बंगाल का अपरिहार्य है, बहुत ही जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बंगाल का नवाबी आपको समझ में नहीं आएगा। शुरू करते हैं। तो शुरू कुछ इस ढंग से किया जाए कि एक डेट है 1700 यानी 1700 ईस्वी। ये समय ये था कि 1700 ईस्वी में शासन किसका था? औरंगजेब का। पूरा मजबूत शासन था इसका। औरंगजेब ने एक व्यक्ति को चुना और वो व्यक्ति था मुर्शिद कुली खां। क्या नाम था? मुर्शिद कुली जाफर नहीं, जफर खां। मुर्शिद कुली खां। इसको उसने बंगाल का नवाब, बंगाल का दीवान बनाया। दीवान का मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। ऑल ओवर इंडिया लेवल का भी मुगलों के यहां दीवान होता था, जो पूरे भारत के दीवानी को देखता था। उसको दीवाने आला कहते थे हम लोग। और उसके जो ऑफिस होते थे उसको दीवाने विजारत बोला जाता था, यानी वजीर का ऑफिस। और जो प्रांतों में फाइनेंस मिनिस्टर होते थे उसको हम लोग बोलते थे दीवान। तो मुर्शिद कुली खां को सूबेदार नहीं बनाया बंगाल का, दीवान बनाया। इसके पीछे एक इतिहास छुपा हुआ है कि मुर्शिद कुली खां नाम से आपको मुसलमान दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में ये दक्कन का ब्राह्मण है। ठीक है, इनका आंख पूरा फैल गया जब ये नाम लिया था। हाँ भाई, सही बता रहे हैं, आपको हम झूठ बोल रहे हैं। एक नहीं 10 किताब दिखला दूंगा मैं। अब बड़ा इंटरेस्ट, आदमी ऊपरी ऊपरी बात पढ़ता है इसलिए समझता नहीं है। डेवलपमेंट किसी भी जगह पे हुई है तो सहयोग से हुआ है। अब औरंगजेब और मुर्शिद कुली खां का जो रिलेशंस है, इतिहास में इन रिलेशनों को उजागर करने की जरूरत है। आप जानते हैं कि अभी का जो कंटेम्प्रेरी औरंगजेब जो बहस का मुद्दा बना हुआ है कि उसकी मजार को तोड़ दो, या उसके खिलाफ जो प्रचार किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसके इस पक्ष को जब पढ़ने का मौका आया है तो आपको जानना चाहिए कि जिस जगह पर विवाद किया जा रहा है उस जगह के लिए ये ब्राह्मण औरंगजेब ने क्या किया। जिस गोलकुंडा और बीजापुर की बात हो रही है, जो आज
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रूप में जाना जाता है। यानी गोलकुंडा मीन्स आंध्र प्रदेश और बीजापुर मीन्स कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद अहमदनगर, खानदेश, ये सब महाराष्ट्र का इलाका है। तो ये जितने थे सबको विजिट करने का श्रेय अंततः कुछ अकबर के समय से विजिट होता चला गया, लेकिन फाइनली दक्कन को जो ट्रैप किया जिस मुगल किंग ने, वो औरंगजेब था। और औरंगजेब का राजकुमारी काल अधिकांशतः दक्कन में बीता। शासक बनने के बाद 1686 के बाद वो लगातार दक्कन में इन्वॉल्व रहा। क्या वजह था उसका? तो उसका वजह मात्र एक था कि दक्कन एक समस्याग्रस्त क्षेत्र था। सबसे बड़ी समस्या जो वहां थी वो वहां की भूमि थी। वहां की भूमि अनफर्टाइल थी, आज भी है, और जिसके वजह से वो छोटे छोटे चीफ्टन के अधीन था, मतलब सरदार के अधीन, जिसको सरदेशमुख के नाम से जानते हैं। एक जाति ही वहां बन गई, सरदेशमुख। तो ये लोग भूपति होते थे और जो किसान था उससे मनमाना टैक्स की वसूली करते थे। नतीजा क्या होता था? ये किसान उस भूमि को छोड़कर भाग जाते थे। क्यों? क्योंकि जो भी हम उत्पादन करेंगे, जो लोकल चीफ्टेन है, लोकल सामंत है, वो हमसे उपज छीन लेगा, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए परवर्जन, माइग्रेशन वहां की सबसे बड़ी समस्या थी। और ये जो मुर्शिद कुली नामी ब्राह्मण था, ये लोकल था, इसको बहुत चुभता था कि यहाँ का जो शासक वर्ग है, जब तक इसका दमन नहीं होगा तब तक यहाँ कोई भू सुधार किया ही नहीं जा सकता है, लैंड रिफॉर्म किया ही नहीं जा सकता है। तो उसने बजाते तौर पे औरंगजेब से मिल कर करके अपना प्रपोजल रखा कि हम स्थानीय आदमी हैं, हमें अगर मौका मिलेगा तो हम यहाँ ऐसा भू राजस्व व्यवस्था करेंगे कि यहाँ की लैंड टेनर प्रॉब्लम हमेशा के लिए सुधर जाएगा। तो औरंगजेब बोला हमको कोई दिक्कत नहीं, कीजिए। तो उसने कहा कि इसको जीत करके आओ। उस समय ये दोनों रियासतें, जिसका नाम बीजापुर गोलकुंडा था, ये मुस्लिम रियासतें थी, लेकिन शियाओं के हाथ में था और औरंगजेब सुन्नी था। तो यहां बात को समझिए। तो शासक इस मुर्शिद कुली खान अमर ब्राह्मण के लिए कौन दुश्मन था? तो जो शिया रियासतें थी वो दुश्मन था। उसने कॉम्प्रोमाइज किससे किया? सुन्नी से किया। और तब औरंगजेब जब 86 में विजिट कर लेता है गोलकुंडा को अंतिम रूप से, तो मुर्शिद का नाम जो हिंदुआना नाम है वो हम भूल रहे हैं, अभी मेरे नोट्स में है भी नहीं, लेकिन कभी पढ़े थे, कभी आएगा तो बता देंगे। तो उस रूप में जो है वो वहां भू सुधार करता है, जैसे शेर शाह ने सासाराम में किया था कि हर भूमि पर जाकर के उसने भूमि की विशेषता को देखा था, तब कर तय किया था। सूर्य नारायण मिश्रा, देखिए नोट कर लीजिए आप, सूर्य नारायण मिश्रा लिख देते हैं। इसका नाम क्या था? सूर्य नारायण मिश्रा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानिए, ठीक है, ताकि आपको भी बोलने में बनेगा। अभी तक सूर्य नारायण मिश्रा है, किसका नाम? मुर्शिद कुली खां का। क्या कर रहा है? तो दक्कन में भूमि को सुधार रहा है, एक एक भूमि में जाकर के देख रहा है कि उसकी विशेषता क्या है, और तब उस भूमि पर कर का निर्धारण कर रहा है। ऐसे नहीं, पहले नहीं, 1/2 दो पैदा कर रहे हो 50 किलो और डिमांड है कि 100 किलो भू राजस्व है, तो ये प्रैक्टिकली मुमकिन था? भागेगा कि नहीं भागेगा वहां का किसान? जो मिश्रा जी थे, इन्होंने कहा कि नहीं, हम देखेंगे कि क्या स्थिति है, क्या स्ट्रक्चर है,
तो पता चला कि यहाँ ज्वार होता है वर्ष में एक ही बार, यहाँ बाजरा होता है वर्ष में एक ही बार, नहीं कुछ होता है। उसको एक अलग कैटेगरीज में भूमि को रखा। प्रताप सिंह की बुक है 3 वॉल्यूम में इसी पर, कहीं मौका हो तो पढ़िएगा उसको, हम उसी से आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत डिटेल से दिए हुए है ये। और जब ये डिस्प्यूट हुआ उस समय हम उसको निकाल के पढ़ना शुरू किए, तब आपको आज पढ़ा रहे हैं। राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकेडमी छापी है उसको, तो मतलब ऑथेंटिक बुक है, ऐसा नहीं कि बाजारू है। जो अच्छी भूमि थी उस पर टैक्स लगाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि तकाबी ऋण उत्तर भारत में लागू था, दक्षिण भारत में नहीं लागू था। तकाबी ऋण एक टर्मिनोलॉजी है, उसको लिख लीजिए अपने कोना में कहीं पर, तकाबी ऋण। तकाबी टैक्स, तकाबी लोन, तकाबी, ये कृषि लोन था, कृषकों को दिया जाता था, उसके भूमि सुधार के लिए और सिंचाई के लिए, बीज के लिए। पैसा नहीं होता था तो सरकार उसको ऋण देती थी, ऐसे ऋण को तकाबी ऋण कहते थे। तो मिश्रा जी ने तकाबी ऋण भी वहां लागू करवाया और इस बात की कोशिश की जो अनफर्टाइल लैंड था उसको फर्टाइल कैसे बनाया जाए। और 20 वर्षों के अंदर वो क्षेत्र समस्या विहीन हो गया, माइग्रेशन रुक गया और वहां के किसान वहां रहने लगे। और जो मुर्शिद कुली खां का तय किया गया भूराजस्व व्यवस्था था, उस व्यवस्था के तहत लगान देने लगे। तो सुनकर आपको ताजुब होगा कि कुछ जो नहीं मिलता था मुगलों को वहां से भूराजस्व, वो अच्छा खासा भूराजस्व मिलने लगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था। कौन? मुर्शिद कुली खां। और बंगाल उस समय जो अभी आपको ये सब पढ़ाए, तो भूराजस्व अधिक मिलना चाहिए था, बोलते हैं क्यों नहीं? लेकिन नहीं मिल रहा था। तो औरंगजेब को बंगाल से समस्या हो गई कि इतना फर्टाइल लैंड, उत्पादन होता भी है, भूराजस्व जा कहां रहा है। तो जिस आदमी ने बंजर भूमि को शस्य श्यामला बना दिया, वही इस समस्या का समाधान कर सकता है। इसीलिए इसने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया, सूबेदार नहीं, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। बात को समझिए। और सूबेदार का पद किसी को दिया ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दीवान हुआ वही ऑल इन ऑल हो गया। और उसको फोकस किस पर करना है? तो सिर्फ भूराजस्व पर, लैंड टैक्स पर। इसकी बातों को आगे और बढ़ाएंगे हम, लेकिन इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी विचित्र चीज बताने जा रहे हैं। और हम ना बताएंगे तो आपका खाना हजम होगा नहीं। और वो प्रश्न ये है कि मुसलमान कैसे बनाइए। जब ये पंडित था तो जरूर औरंगजेब जबरदस्ती बना लिया होगा इसको मुसलमान, के बनो और नहीं तो हम नौकरी से निकाल देंगे। यही ना जहन में होगा। अरे बोलते हैं क्या नहीं, खुला बोलिए। राइट। क्या चीज? ठीक है, आप बोल सकते हैं, आपका। हाँ जी, सोचने का पूरा अधिकार है, लेकिन तथ्य एक ही होता है। और जब हम बोलेंगे तो आपके सारे सोच वहां पर रुक जाएंगे। भाई कुछ भी बात हो, जो जिस धर्म का मानने वाला रहेगा, अगर धर्म परिवर्तन कराएगा तो अपना ही धर्म में ना परिवर्तन कराएगा कि दूसरे में करवा देगा। औरंगजेब जिस धर्म को मानता था, इसको मुसलमान बनाया तो उसको अपने धर्म में न रखता,
औरंगजेब सुन्नी था, मुर्शिद कुली खां शिया था। और औरंगजेब का व्यक्तिगत जीवन सुन लीजिए, शियाओं का कट्टर विरोधी था वो, उसको धर्म मानता ही नहीं था। यहां तक कि उसने जो अपने जीवन के अंतिम समयों में जो कानून की किताब लिखवाई, फतवाए जहांगीरी, उसमें शियाओं को कोई महत्व नहीं दिया, किसी शिया आलिम को नहीं बुलाया था। तो मुर्शिद कुली खां यानी सूर्य नारायण मिश्रा का मुसलमान बनना ये औरंगजेब की देन नहीं है, ये उसका व्यक्तिगत देन है। अब आप बोलिए क्या व्यक्तिगत देन है? तो वहां जो गोलकुंडा और बीजापुर जो शिया रियासतें थी, तो शियाओं के महफिलों में आप जाइएगा, अगर ये दूर से देखिएगा, तो ये लोग बड़े अच्छे अच्छे नज्म जो है पढ़ा करते हैं, और रो रो के पढ़ते हैं, और अपना दर्द और दुखिया जो है सुनाते हैं ये, और इतना अच्छा तकरीर करते हैं ये, यानी भाषणबाजी जिसको, कि आपको एकदम पूरे विश्व में अकाट सत्य कोई लगेगा तो वही लगेगा, कि नहीं बाकी जितनी चीजें हैं सब गलत हैं, यही एकमात्र फैक्ट है और कुछ नहीं। तो अब सूर्य नारायण मिश्र के साथ क्या हुआ, ये प्रताप सिंह के बुक में हमें नहीं मिला है, इसलिए हम अपने तरफ से कोई ये नहीं बोलेंगे कि शिया मत को किस तरीके से अपनाए, कैसे प्रभावित हुए, लेकिन इतना तथ्य मिला कि ये सुन्नी नहीं बने थे बल्कि शिया बने थे। इसलिए बंगाल और अवध ये दोनों के नवाब शिया थे। इसमें औरंगजेब की पर्सनैलिटी का कोई लेना देना नहीं। औरंगजेब का रिलेशंस जो मुर्शिद कुली खां से था वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव था। एडमिनिस्ट्रेटिव काफी योग्य व्यक्ति था, और उसकी योग्यता को उसने दक्कन में इस्तेमाल किया, और उसकी योग्यता को उसने बंगाल में इस्तेमाल किया। अब बात समझ में आ गई? तो ये ओरिजिनल हिस्ट्री है जो हम आपको इस कंटेक्स्ट में बताना चाह रहे थे। अब देखिए कि मुर्शिद कुली खां दीवान बना, तो इसके समक्ष जो सबसे बड़ी समस्या उभर करके सामने आई, जिसके लिए इसको भेजा गया था, वो था भू राजस्व की कम वसूली। भू राजस्व की कम वसूली। और ये जो भू राजस्व की कम वसूली जो था, इसके लिए जिम्मेदार जो लोग थे वो वहां के जमींदार थे। ठीक है, जब मुर्शिद यहां भूमि का मसला नहीं था, भूमि को सुधारना नहीं था, भू राजस्व तय नहीं करना था, ये जमींदार हड़प जा रहे थे भू राजस्व को। जब औरंगजेब दक्कन में उलझा हुआ था, दिल्ली में नहीं था, उत्तर भारत में नहीं था, उसका लाभ उठा करके ये भू राजस्व को जमींदार क्या कर रहे थे, हड़प जा रहे थे, जिससे दिल्ली जितना राशि जाना चाहिए था उतना नहीं जाता था। तो जब मुर्शिद कुली खां ने आकर के कड़ाई की बंगाल में कि जो भू राजस्व तय है वो देना पड़ेगा, तो इन जमींदारों ने क्या किया जानते हैं? विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह। विद्रोह करने वाले में जो जमींदार में थे, उसमें उदय नारायण, और गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद ये पहला विद्रोह था जमींदार का, मिल करके किया। एक और नाम है, हम भूल रहे हैं उसमें। दूसरा जो जमींदार था
वो सुजात खां था। इसने दूसरा विद्रोह किया। और तीसरा जो था वो निजात खां था। ये इतने बड़े जमींदार थे ये तीनों लोग कि समझ जाइए कि अच्छा खासा बंगाल का जमीन इनके कब्जे में था। और जब ये राजस्व हड़प रहे हैं तो फिर मुगलों को राजस्व मिलेगा कहां से? मामला यहां ये था। तो जैसे ही उन सभी सेक्शंस को टाइट किया मुर्शिद कुली खान ने, तो बारी बारी से इन तीनों ने विद्रोह कर दिया। तब मुर्शिद कुली खान सैनिक दृष्टिकोण से भी काफी सक्षम व्यक्ति था। इसके द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, सुन रहे हैं बात आप लोग? गौर से सुन रहे हैं? अब देखिए साहब, यहां पर और एक तकनीक आपको समझनी होगी। तब ऐसे सिंपली लिखा दे, ये पढ़ा दे, ये बता दे तो वो ठीक नहीं है। कि दूसरा जो इसका काम था, पहले लिख देते हैं कि इसने इजारादारी प्रथा को लागू किया। क्या चीज? इजारादारी प्रथा को लागू किया। ठीक है ना? यहां पर आपसे पूछना था, कुछ दिन पहले हम पढ़ाए हैं कि उत्तरवर्ती मुगल काल में एक शासक है जिसने इस इजारा पद्धति को लागू किया था और उससे फायदा के जगह पर नुकसान हो गया था। क्या आप उस शासक का नाम बता सकते हैं? हम कह रहे हैं कि बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने इजारा प्रथा को लागू किया। तो इस कंटेक्स्ट में एक बात सामने आती है कि अभी अभी कुछ दिन पहले उत्तरवर्ती मुगल काल हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि उत्तरवर्ती मुगल काल में भी एक शासक है जिसने इजारा प्रथा लागू किया था, लेकिन वो उसको फायदा देने के जगह पर और नुकसान दे दिया। वो शासक कौन था? देखिए, ऐसे पढ़िएगा। बहुत दिन हो जाए तो एक बात है, इसका मतलब कोई रिपीटेशंस नहीं होता है। घर में जाके कॉपी फेंक दिया जाता है, नोट्स भी बनाते हैं तो उसको भी नहीं पढ़ते हैं ठीक से। शेरशाह, फर्रुखसियर, जो मन में आता है बोल दीजिए, कहीं न कहीं तो गोटी लग ही जाएगी। वो कर रहे थे अपनी वफाओं का तज़किरा, देखा मुझे तो बात का पहलू बदल दिया। ऐसा मत किया कीजिए। जहांदार शाह ने किया था, बहादुर शाह प्रथम के बाद वाला जो शासक है, फर्रुखसियर के पहले वाला जो शासक है। अब देखिए, ये सफर इजारा प्रथा तो आप समझ गए। देखिए कितना जुल्म होता है ये। हमको इसीलिए इस क्लास में, इस बोर्ड से पढ़ाने मन नहीं करता है। प्रतिदिन का यही झमेला है।